पाकिस्तानी टीवी के कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि शो में उन्होंने कहा कि मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तानियों को आगे आना चाहिए और इसके बाद विवाद बढ़ गया। पाकिस्तानी चैनल के कार्यक्रम में जब मणिशंकर अय्यर से पूछा गया कि भारत पाकिस्तान की बातचीत कैसे शुरू होगी, तो उन्होंने कहा कि मोदी को हटाइए तभी ये बातचीत शुरू हो पाएगी। क्या करने की जरूरत है इंडिया पाकिस्तान को ताकि ये इम्पैसे खत्म? पहले तो मोदी को निकालो, पूरे मोदी को नहीं तो हाँ। बात आगे बढ़ने वाली नहीं है। और जब भी बात तो आगे बढ़ती है, लेकिन आप ISI से कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं कि मोदी को निकालो? आपने निकाला है। मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी की जानकारी मिलते ही भारत की सियासत में भूचाल आ गया। बीजेपी का कहना है कि इस तरह के बयान कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है। ये एक व्यक्ति पे आघात नहीं है, यह प्रधानमंत्री की संस्था के ऊपर आघात है, जो कहीं न कहीं इस देश की संवैधानिक व्यवस्था और संप्रभुता दोनों के प्रति असम्मान का प्रतीक है। बवाल बढ़ता देख कांग्रेस ने इसको मणिशंकर अय्यर का व्यक्तिगत बयान करार दिया, तो वहीं मणिशंकर ने कहा कि उनको मिसकोट किया जा रहा है। नहीं, मैंने उनका बयान नहीं सुना है, किस संदर्भ में कहा है। हमारे जनतंत्र की जड़ें हमारे देश में बहुत मजबूत है। मैंने मणिशंकर जी का बयान नहीं सुना है, इसलिए मेरा उस पर कुछ कहना उचित नहीं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारत में ग्राउंड में कहीं भी असहिष्णुता नहीं है। उनके इस बयान पर विपक्षी दलों ने खासतौर से हंगामा किया और उन्होंने कहा कि यह बयान दरअसल सरकार के प्रवक्ता का बयान है। एक कार्यक्रम में शिरकत करने दुबई पहुंचे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत में असहिष्णुता के कोई संकेत नहीं है। मैं तो वहां सामाजिक समरसता के वातावरण को देखता हूं। अरुण जेटली ने इस तरह की बातें फैलाने वालों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस तरह की बहस करने वाले देश की छवि खराब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि इस तरह की बातों का विरोध करें। अरुण जेटली के इस बयान के बाद विरोधी दलों ने वित्त मंत्री जेटली को उनके मंत्रियों के बयानों की याद दिलाई। भाजपा के और सरकार के प्रवक्ता हैं, मुझसे उन्हें यही आशा है। उनको अपने मंत्रियों के उत्तेजनात्मक बयान दिखाई नहीं देते हैं। वो अर्थव्यवस्था को ठीक करने में लगे हैं और धार्मिक सहिष्णुता उनके एजेंडे में नहीं है। पेरिस हमले पर आजम खान के एक्शन और रिएक्शन के हमले पर बीजेपी के MP साक्षी महाराज ने जोरदार हमला किया और उन्होंने कहा कि आजम खान को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि पेरिस आतंकी हमले को आजम खान द्वारा एक्शन का रिएक्शन कहना ISIS को जस्टिफाई करना है। उन्होंने इस बयान के लिए आजम खान पर FIR दर्ज करने की भी मांग की। आजम खान जब भी बोलते हैं तो राष्ट्र के विरोध में बोलते हैं और आजम खान जो भी कहते हैं उसका जो अर्थ होता है वो राष्ट्र विरोधी अर्थ होता है। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद आजम खान का ये कहना कि एक्शन का रिएक्शन है, मुझे लगता है ये उन्होंने फ्रांस का मजाक बनाया है। ऐसे आदमी के खिलाफ तो FIR दर्ज होनी चाहिए। उधर JDU नेता अली अनवर ने कहा कि आजम खान और साक्षी महाराज दोनों मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। बयान बहादुर लोग हैं ये लोग। इन लोगों को आजम खां हो या साक्षी महाराज हो, ये लोग बयान बहादुर लोग हैं। बयान दे करके सुर्खियों में रहना इनका सगल है। कांग्रेस ने सुब्रमण्यम स्वामी के राहुल गांधी पर लगाए आरोपों को सिरे से उन्होंने प्रचार का हथकंडा बताया है। वहीं बीजेपी ने कहा कि इल्जाम संगीन है, लिहाजा जांच होनी चाहिए। कल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं और वो वहां की कंपनी के निदेशक हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने स्वामी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा वो प्रचार के लिए ये सब करते रहते हैं। उनको जो बिहार में सबक मिल रहा है उसी लिए वो बहुत चिंतित है। किसी न किसी ढंग से वो राहुल गांधी जी को, क्योंकि उनके नाम से बड़े परेशान हैं। राहुल गांधी जी अभी से डरना शुरू हो गया है। उधर बीजेपी ने कहा कि ये बीजेपी और कांग्रेस का मामला नहीं है, ये देश से जुड़ा मुद्दा है। बीजेपी ने मांग की है कि कांग्रेस इस मसले पर स्थिति साफ करे। जो विषय है वो कांग्रेस या भाजपा का विषय नहीं है, एक राष्ट्रीय विषय है। क्योंकि राहुल गांधी एक सामान्य नागरिक नहीं है, देश के मुख्य प्रतिपक्षी दल के सबसे प्रमुख नेता है। तो इस विषय पर कांग्रेस को अपनी वस्तुस्थिति यथाशीघ्र सामने रखनी चाहिए। एक वरिष्ठ महिला नेता से अश्लील हरकत करने के आरोप में यूपी कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं को
इस्तीफा ले लिया गया है और वहीं पार्टी अब इस पर अंदरूनी मामला बनाकर इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। यूपी कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी के 2 वरिष्ठ नेताओं से इस्तीफा ले लिया गया है। दोनों नेताओं पर कांग्रेस दफ्तर में वरिष्ठ महिला नेता से अश्लील हरकतें और बदसलूकी करने का आरोप है। महिला नेता ने छेड़छाड़ के संबंध में सीधे राहुल गांधी से शिकायत की थी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की नाराजगी पर ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल इन दोनों नेताओं के दफ्तर आने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इन वरिष्ठ नेताओं में से एक पार्टी के प्रवक्ता हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री के मुताबिक नेताओं के इस्तीफे की दूसरी वजहें हैं। इस बारे में जब पार्टी के नेता मधुसूदन मिस्त्री से बात की गई तो उन्होंने इसे पार्टी का अंदरूनी मामला बताया और मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश टाइटलर पर मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं। 84 के सिख विरोधी दंगल में सीबीआई ने एक बार फिर अदालत में कहा है कि वो एक बार फिर मामले की जांच करने के लिए तैयार है। सीबीआई ने कोर्ट में 84 दंगों की पीड़ित लखविंदर कौर की अर्जी पर अपना जवाब कोर्ट में दाखिल किया और कहा कि वो पुल बंगश मामले की जांच करने को तैयार है। इस मामले में 2 लोगों की हत्या हुई थी और टाइटलर पर लोगों को भड़काने का आरोप था। पीड़ित ने कोर्ट में रेशम सिंह, आलम सिंह और चंचल सिंह के नाम बतौर गवाह देकर फिर से जांच करवाने की मांग की थी। पीड़ित ने कोर्ट में ये अर्जी 10 सितंबर को दाखिल की थी, जिसके बाद सीबीआई ने आज अपना जवाब दाखिल किया। इससे पहले इस मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। आज उस क्लोजर रिपोर्ट पर कोर्ट का फैसला आना था, लेकिन जज के छुट्टी पर होने की वजह से उस पर सुनवाई नहीं हो पाई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की 3री पुण्यतिथि पर एक बड़ा तोहफा महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। उन्होंने कहा है कि मेयर के बंगले पे उनका स्मारक बनेगा। आज शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की 3री बरसी है। सुबह से ही महाराष्ट्र के कोने कोने से शिव सैनिक शिवाजी पार्क में बने बाल ठाकरे के स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे थे। दोपहर करीब 11 बजे उद्धव ठाकरे अपने पूरे परिवार के साथ यहां पहुंचे और अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। उद्धव ठाकरे के अलावा मुख्यमंत्री फडणवीस, रामदास अठावले समेत कई बड़े नेताओं ने बाल ठाकरे को श्रद्धांजलि दी। उनकी स्मृति को अभिवादन करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि आदरणीय बाला साहब जी का एक उचित और भव्य स्मारक राज्य सरकार तैयार करेगी। गौरतलब है कि पिता की मौत के बाद से ही उद्धव ठाकरे उनका स्मारक शिवाजी पार्क के आसपास ही बनाना चाहते थे। आज सीएम के ऐलान के बाद उद्धव ने उनका शुक्रिया किया। माननीय बाळासाहेबांच्या सभी शिव सैनिक और मैं सीएम के आभारी हैं कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे के स्मारक के लिए जगह मुहैया कराई। बाला साहब के विचार और उनके कार्य को स्मारक के जरिए लोगों को दिखाया जाएगा। तमाम शिवसैनिकांच्या आणि बाळासाहेब प्रेमींच्या वतीने आपले आभार मानतो। बीएचपी के वरिष्ठ नेता अशोक सिंघल का आज गुड़गांव के एक अस्पताल में निधन हो गया। प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर शोक जताया है। राम मंदिर आंदोलन से सुर्खियों में आए विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता अशोक सिंघल ने आज दोपहर 2:24 पर गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। 20 अक्टूबर को उनके सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। करीब 15 दिनों के इलाज के बाद उनकी सेहत सुधर गई थी। बाद में फिर 12 नवंबर को उनको अस्पताल में दोबारा भर्ती कराया गया। मैं उनकी स्मृति में अभिवादन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। अशोक सिंघल के पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिल्ली के दफ्तर में आज रात 10 बजे से कल दोपहर 3 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद शाम 4 बजे निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। आतंकवादी संगठन आईएस की गतिविधियों पर गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि देश को इस वक्त सतर्क रहने की जरूरत है। पेरिस में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि आईएस का खतरा पूरे देश पर मंडरा रहा है। इस एडवाइजरी के मुताबिक इस आतंकवादी संगठन ने भारत के युवाओं को लुभाने का काम किया है ताकि वो इसकी गतिविधियों में भाग ले सकें। इस रिपोर्ट के मुताबिक आईएस भारत में सक्रिय आतंकवादी संगठनों के मार्फत ऑपरेट करने की फिराक में है। लिहाजा इस बात की आशंका है कि वो भारत में आतंकवादी वारदातों को अंजाम दे। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर राज्य सरकारों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। मैं समझता हूं कि ये आईएस का खतरा केवल किसी एक देश का खतरा नहीं है, बल्कि एक ग्लोबली एक चैलेंज है और सभी देशों को मिलजुल कर इसका मुकाबला करने की जरूरत है और भारत भी इस संबंध में पूरी तरह से सजग है।
कश्मीर के कुपवाड़ा से खबर आ रही है कि आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक कर्नल शहीद हो गया और एक कश्मीर का जवान पुलिस का गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका कि अस्पताल में इलाज इस वक्त चल रहा है। आज सेना के एलीट कमांडो फोर्स राष्ट्रीय राइफल्स की एक यूनिट जब हाजी नाका इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही थी तो अचानक आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कर्नल संतोष शहीद हो गए और पुलिस का एक जवान बुरी तरह से जख्मी हो गया। दरअसल इस पूरे इलाके में सेना और पुलिस पिछले 13 नवंबर से सर्च ऑपरेशन चला रही है। देश दिन भर में आपका एक बार फिर स्वागत है। और दिल्ली में नर्सरी एडमिशन में मनमानी और धांधली रोकने के लिए कानून अब और सख्त होंगे। खासतौर से बच्चों के इंटरव्यू और अभिभावक के अगर इंटरव्यू होते हैं तो सख्ती बरती जाएगी। दिल्ली सरकार बुधवार से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में दिल्ली स्कूल एजुकेशन संशोधन बिल पारित करने जा रही है। सरकार के मुताबिक कोई भी स्कूल प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह की कैपिटेशन फीस लेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। पकड़े जाने वाले निजी स्कूलों से कैपिटेशन फीस का 10 गुना या 5 लाख रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही इसमें 3 साल की सजा का भी प्रावधान है। इस संशोधन बिल में प्राइवेट स्कूलों के अकाउंट वेरिफिकेशन का प्रावधान होगा। रिटायर्ड जजों की समिति स्कूलों के अकाउंट की जाँच करेगी। सभी स्कूल के अकाउंट्स और फीस स्ट्रक्चर सरकार वेबसाइट पर जारी करेगी। सरकार के मुताबिक EWS कोटे के लिए सरकार ऑनलाइन लॉटरी निकालेगी। इस ऑनलाइन लॉटरी के जरिए स्कूलों को बताया जाएगा कि वो फला बच्चे का दाखिला ले, यानी EWS कोटे के तहत निजी स्कूल अब सीधे दाखिला नहीं ले सकते। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में तैनात एक ACP ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद उनकी पत्नी ने फ्लैट से कूदकर आत्महत्या की कोशिश की। नोएडा के लोटस बुलवर्ड सोसाइटी में रहने वाले दिल्ली पुलिस के ACP अमित सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। जब उनकी पत्नी ने उनको देखा तो उसने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां ACP अमित सिंह की मौत हो गई। अमित सिंह जी ने अपने सर में अपनी जो सर्विस पिस्टल है उससे गोली मार ली। उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी वाइफ वहाँ से 4th फ्लोर पर उनका जो फ्लैट था वहाँ से छलांग लगा दी है। वो क्रिटिकली इंजर्ड है, उनका इलाज हो रहा है। अमित सिंह की पत्नी की हालत गंभीर है और उनको नोएडा के ही यथार्थ अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पति पत्नी के बीच के झगड़े के बाद अमित सिंह ने ये कदम उठाया। अमित सिंह की एक बेटी भी है जो 2 साल की है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और अब एक दर्दनाक खबर हैदराबाद से आ रही, जहां एक लिफ्ट में एक बच्ची की फंसकर मौत हो गई। यह हादसा शहर के एक निजी स्कूल में हुआ। स्कूल के लिफ्ट में फंसकर एक 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक टीचर बच्चों को पहली मंजिल से तीसरी मंजिल पर लेकर जा रही थी, तभी बच्चों का पैर लिफ्ट के ग्रिल में फंस गया और बच्ची की मौत हो गई। वहीं अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल के पास लिफ्ट की परमिशन नहीं है। फिलहाल पुलिस ने लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में स्कूल स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। बाल अधिकार आयोग ने भी स्कूल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। और आज देश में, पूरे देश में चाहे मुंबई से पटना, पटना से दिल्ली, छठ पूजा की धूम दिखाई पड़ रही है और सारी सड़कें घाट की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। छठ की रौनक देखते ही बनती है। पर देश भर के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। पटना से लेकर लखनऊ और मुंबई से लेकर बेंगलुरु तक में छठ की छटा देखने को मिल रही है। ढलते सूरज को अर्घ्य देने के लिए आरजेडी नेता लालू यादव के घर पर खास इंतजाम किए गए थे। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने भी छठ का व्रत रखा। लालू यादव ने इस मौके पर अपने पूरे परिवार के साथ डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया। नीतीश कुमार भी गंगा घाट पर अर्घ्य देने पहुंचे। दिल्ली में भी इस मौके पर यमुना के किनारे भारी भीड़ देखी गई। इस मौके पर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए थे और हेलीकॉप्टर से घाटों की निगरानी की जा रही थी। देश दिन भर में आज अभी बस सिर्फ इतना, लेकिन IBN पर खबरों का दौर जारी है। लगातार बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।